अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं ज़रिया राजपूत। तो जनाब आज स्टार्ट कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम औसम तो नहीं हो रहा है लेकिन मजीद खराब जरूर होता चला जा रहा है। खुश्क सर्दी पड़ रही है। सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो वैसा नहीं है। आप केपी साइड पर चले जाएं, आप सिंध, बलूचिस्तान, जितने भी हम सूबों की तरफ जाएं तो वहां पर हालात कुछ ऐसे ही हैं कि बारिश का नामो निशान हमें नजर नहीं आ रहा और हालात बहुत ही बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि बारिश का इंतजार किया जा रहा है। कितने दिन से हम सुन रहे हैं कि बारिश हो जाए तो मौसम बहुत बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं खुश्क सर्दी भी है। फिर कोशिश ये की गई थी कि आर्टिफिशियल रेन का कुछ बंदोबस्त किया जाए, वो भी मामला सब दब के रह गया। उस पर भी शायद कोई बात अब नहीं की जा रही है, कुछ काम उस पर नहीं किया जा रहा है। तो इंतजार तो यही था कि आर्टिफिशियल रेन हो जाए या फिर कुदरती बारिश हो जाए। तो जो स्मोक का एक असर है वो लाहौर से या गिरदोनवा के जो इलाके हैं उससे खत्म हो, क्योंकि स्मोक में हम लिपटे बैठे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस हैं, लोगों के गले खराब हैं, स्किन की एलर्जीज हो रही हैं, आंखों की जो रेडनेस है उसमें इजाफा हो रहा है, इचिंग में इजाफा हो रहा है। तो दुआ की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है। आप सेहत के मसाइल बता रहे हैं ना, इससे बहुत दूसरे काम भी बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। अभी मेकअप रूम में हमारे कलीग हैं, उनसे डिस्कशन हो रही थी। वो पीएचडी के स्टूडेंट हैं और वो यही बता रहे थे कि एमफिल के स्टूडेंट हो, बीएस के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि हुकूमत की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कमांड जारी किए गए हैं कि स्मोक के सिचुएशन में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ओपन नहीं होंगी वीकेंड्स पर। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं वहां पर क्लासेस और लेक्चर्स नहीं दिए जाएंगे। तो बच्चों की जो तालीम है वो भी बेहद मुतासिर हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का वो इम्पैक्ट नहीं आता जो आपकी इन पर्सन क्लास का आता है। एंड मीनवाइल मोटरवे पर भी ट्रैफिक का जो दबाव है उसको ठीक करने के लिए जो बसेस की रवानगी रखी गई है वो एक खास वक्त के मुताबिक रखी गई है। तो जो ऐसे लोग वीकेंड पर अपने घरों को आते हैं और उन्हें वापस मंडे वाले दिन टाइमली ड्यूटी पर होना होता है, तो इस दफा उन्हें भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो दुआ तो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए, क्योंकि अब तकरीबन आधा दिसंबर गुजर चुका है और अभी भी सर्दी वो वाली फीलिंग नहीं की आई। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है और वो नजर भी आ रहा है। तो फिर जो सर्दियों का हमारा एक वो टाइम पीरियड है और हम देखते हैं प्रोलॉन्ग करता है मार्च अप्रैल तक, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब गर्मियां भी प्रोलॉन्ग करती हैं नवंबर तक और फिर उसके बाद सर्दियों का जो मौसम है वो हम देख रहे हैं कि अब काफी उसमें तब्दीली। तो इसका मतलब हमें खुश हो जाना चाहिए कि जो रमजान के पहले 15 रोजे होंगे वो थोड़े से हंसते मुस्कुराते और ठंडे ठंडे जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा था। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। बिलावल का गुस्सा और जरदारी की सियासी फहमो फरासत काम आएगी। नून की बारी कंफर्म, पीटीआई की जद्दोजहद जारी। जर्मन रेलवे में काम करने वाला पहला पाकिस्तानी। सेहतमंद जिंदगी के लिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कितना जरूरी। और अब सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक, जिन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी बाउंसर मारते हुए कहा कि एक जेल से बचने के लिए और दूसरा जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। तो इस बार हम देख रहे हैं, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम्स में पहले भी डिस्कस करते आए हैं, कि मुस्लिम लीग नून उस तरह से रिस्पॉन्ड बिलावल को नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहे हैं या सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ उन्होंने सीरियस लिया है जब उन्होंने गेट नंबर 4 की सियासत की बात की और ये बात की है कि वो जेल से बाहर आने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बाउंसर जो था ये कुछ ज्यादा ही जोर से नून लीग को लगा है, जिस पर अब उन्होंने रद्देअमल भी दिया है। बिलावल को रद्देअमल में कहा है कि वो बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि बिलावल के तो वालिद भी उनको संजीदा नहीं लेते हैं, तो फिर हम क्यों लें। तो जब जरदारी साहब बिलावल को संजीदा लेंगे तब नून लीग इस हवाले से जवाब देगी। और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती जो है वो तो हम जानते हैं कि चलती रहेगी, क्योंकि इलेक्शन का दौर दौरा है और ऐसे में आम इंतखाबात जब करीब करीब हों तो मुखालिफ पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हुई हमें नजर आती है। इसी तरह के बयान इलेक्शन की रात तक आते रहेंगे और न सिर्फ इन इलेक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे, बल्कि पहले बिलावल भुट्टो की ही बात कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो अपनी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर नस्ब करने के लिए वजारत दाखिला आए, जहां बात करते हुए उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने उन दहशतगर्दों को वापस आने
जाने की दावत दी। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आज दहशतगर्दी का शिकार है। ये बात करें वो अफगानिस्तान के हवाले से, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्या इमरान खान इस फैसले में सोलो फ्लाइट पर थे, उनके साथ इस फैसले में कोई भी शामिल नहीं था? तो शायद बिलावल को उन लोगों का नाम भी लेना चाहिए जो इस फैसले में शामिल थे। खाली बीइंग प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई चेयरमैन ने, साबिक पीटीआई चेयरमैन ने शायद ये डिसीजन ना लिया हो। अच्छा यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे सियासतदान जानते हैं कि माजी में उनके साथ भी क्या कुछ होता रहा है, और वही प्रैक्टिस जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म या निगरान काबीना के साथ भी वही तर्ज अमल अपनाया जाता रहा होगा। तो वहां पर आके मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप किसी का साथ दें, किसी को डिफेंड करेंगे, आप अपने लिए सियासत करेंगे और सियासत और जमहूरी अमल को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि खामोशी में सिर्फ यही हो सकता है कि फिर आप सिर्फ एक सियासी जमात को या दो सियासी जमातों को आड़े हाथों लेते, जैसे खान साहब भी ये करते रहते, लेकिन जो उनके साथ उस सफ में मौजूद होते हैं ना, उसके खिलाफ फिर कोई आवाज नहीं निकलती। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तानी सियासत इन्हीं तमाम पिलर्स पर खड़ी है जिनको हम भी डिस्कस कर रहे हैं। और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने भी कुछ बातें खुलकर कल की है, और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो लाडा जेल में मौजूद है उसे कोई 2-4 साल में, 5-10 साल में नहीं बल्कि 30 साल में बनाया गया है। और ये भी उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छे से याद है कि इस लाडले को हमीद गुल साहब ने कैसे लॉन्च किया था। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने पहले भी इस हवाले से कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेना चाहिए। इंतखाबात की तारीख के हवाले से एक बार फिर से बताते चलें कि ये आसिफ अली जरदारी साहब ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी से 8 या 10 दिन इलेक्शन आगे जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हो, कल हो या फिर परसों, इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का ये कहना है कि जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को ही होंगे। कल भी जस्टिस अदर मिनुल्लाह की जानिब से हमने देखा, ये रिमार्क सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि इस हवाले से कोई भी बात नहीं की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी से एक दिन आगे या एक दिन पीछे हो जाएंगे। कुंवर दिलशाद साहब ने सुने, उन्होंने कहा था कौन? आसिफ अली जरदारी। ठीक है। उधर जमीयत उलमा इस्लाम फे के एमपीए मीर बादशाह कैसरानी को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की तबाही गिरने वाले को दोबारा सियासत में आना नहीं चाहिए, मगर उसकी नाअहली भी 5 साल है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओंड किसी करवट तो बैठना है। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की अदालत ने भी पीटीआई चेयरमैन, साबिक पीटीआई चेयरमैन बुशरा बीबी के खिलाफ जो शरई निकाह केस है, गैर शरई निकाह केस है, उसको काबिल समाअत इस वक्त करार दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार इमरान शफकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को हम देख रहे हैं एक दूसरे पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके एक दूसरे के जो ताने हैं कोई खास अहमियत तो नहीं रखते, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और ऐसी बातें तो सुनने को मिलेंगी। इन्हीं तमाम बातों का हम सब भी इंतजार कर रहे होते हैं। तो हो सकता है आप ये समझते हैं कि अगली हुकूमत में फिर दोनों साथ हों? ये आपका तजिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है और एक दूसरे की मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब वाली जो पार्टी थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको जो स्पेस मिली थी वो मिसाक जमहूरियत के बाद मिली थी, और वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी इनके दरमियान कि हमने एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी, उस वजह से हुई थी। वो मुकमका के सारे ताने तूने इनको इस वजह से मिलने शुरू हुए थे। अब बेसिकली होना ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी एक तरह से टारगेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए टारगेट है कि जो स्पेस एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली थी वो सारी की सारी वो गेन कर गई है, वो उन्होंने वापस लेनी है, और वो जब तक नवाज शरीफ साहब को टारगेट नहीं करेंगे वो उनको स्पेस नहीं मिलेगी। यानी कि वो साबित ये करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी वाले कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एस्टेब्लिशमेंट के दोनों परवरदा हैं। इसीलिए एक को वो एस्टेब्लिशमेंट का साबका प्लेयर कह रहे हैं और एक को वो कह रहे हैं कि ये लाडला प्लस है। तो ये सियासत है, और सियासत में इसी तरह एक दूसरे के ओपोनेंट्स होती हैं पार्टियां। मेरा ख्याल है कि लेकिन इमरान साहब एक लव तो ओपोनेंट्स हम लोग देखते ही हैं, लेकिन विद इन द पार्टी ओपोनेंट और ओपिनियन का एक दूसरे की तरफ ड्राइव होना ये भी हमें पहली बार नजर आ रहा है। जरदारी साहब एक मरतबा किसी खास वजह से कह दिया कि बिलावल साहब जो है वो भी सीख रहे हैं, और उन्होंने ये जो बात है वो एक बात की हैसियत से की है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नून लीग उनके इस बयान को, यानी कि बिलावल के बयान को इतना संजीदगी
संजीदगी से नहीं देख रहे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब बिलावल के अपने वालिद उन्हें सीरियस नहीं ले रहे तो फिर हम उन्हें क्यों सीरियस लें। आपको लगता है कि ये जो नून लीग का रवैया है टुवर्ड्स बिलावल ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है सर वो। नहीं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो वो कुछ नहीं लगते ना। अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर क्या लें कि उसको उन्होंने वो हदफ तनकीद बनाया हुआ है या उसको अपना टारगेट रखा हुआ है तो वो भी जवाब में तो कुछ कहेंगे। सही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होंगे, पीपल्स पार्टी के अंदर होंगे, बाहर तो वो पाकिस्तान। ठीक है इमरान साहब, जिस तरह से हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट को बनाया जिसमें नाअहली की जो मुद्दत है उसको 5 साल किया गया, जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो नवाज शरीफ को वहां पर ताहयात नाअहल किया गया था। अब जो मौजूदा सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक साथ नहीं चल सकते हैं। आपको क्या लगता है आगे चलकर ये मामला किस तरफ जा रहा है? जी, ये काजी फाइज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पार्लियामान कोई फैसला कर ले या कोई कानून बना दे तो फिर वो कानून होता है और सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी कानून के तहत ही काम कर रही होती है और वो कानून को ओबे कर रही होती है या कानून की तशरीह कर रही होती है। तो अब ये अदारों की लड़ाई नहीं हो सकती, या जो भी फिर इस तरह महाजराई करने की कोशिश करता है उसका नतीजा अच्छा ही निकलता मुल्क के लिए। अदलिया जो है वो पार्लियामान के ऊपर चेक नहीं है, पार्लियामान जो है वो मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जब पार्लियामान का एक्ट हो तो फिर फैसले फूसले पीछे रह जाते हैं, बल्कि पार्लियामान तो कोई फैसला भी कदम कर सकती है। तो फिर इमरान साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा तो ये भी कह चुके हैं कि जिसने मुल्क का नुकसान किया उसे दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए, मगर नाअहली की मुद्दत 5 साल है। इसका मतलब है कि अब इस मामले पर जो भी बेंच बनेगा वो जायजा लेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा था या फिर पार्लियामान ने जो इलेक्शन एक्ट में कानून साजी की है वो बड़ा काम था। देखिए, पार्लियामान जाहिर है कि पार्लियामान का फैसला बड़ा है या उसका एक्ट जो है वो कानून जो भी बनाएगी वो मुकद्दम है। ये दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में अलबत्ता हम हर दफा कोई ना कोई निर्णय याद करने की कोशिश करते हैं। ये जज साहब की राय हो सकती है कि जिसने पाकिस्तान को धोखा दिया या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया ये उसको सियासत में नहीं आना चाहिए। फैसला तो लोगों ने करना होता कि किसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया या किसने पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया है। जिसने नुकसान पहुंचाया उसको वोट नहीं देंगे, ये लोगों का फैसला है, लोगों को करने दें, अदालतों में फैसला। लेकिन इमरान साहब आप किस तरह से देख रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में? तो हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून बड़ी पूरी उम्मीद है कि चौथी बार के जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ होंगे, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अभी तक नवाज शरीफ भी मुकम्मल तौर पर तो अदालतों से क्लियर नहीं हुए हैं और चेयरमैन पीटीआई की तरफ देखें तो उनके भी बहुत सारे केसेस हैं। तो आप इन दोनों सियासतदानों को आइंदा आने वाले इलेक्शंस में देख रहे हैं, ये मौजूद होंगे उसमें? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, जो कायद हैं, नवाज शरीफ वो होंगे और इमरान खान साहब नहीं होंगे। और इमरान खान साहब तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके लिए तो पाकिस्तान की पार्लियामान ने रास्ता सीधा कर दिया हुआ है। और अगर किसी का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर ये काम नहीं हो सकता, तो वो भी बहरहाल अपनी जगह के ऊपर एक दुरुस्त ख्याल है। पाकिस्तान में रवायत कुछ इसी तरह की रही है कि जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है वो अदलिया के जरिए होती रही है। तो लिहाजा ये कहना कि जी के नवाज शरीफ साहब भी नहीं होंगे और इमरान खान साहब भी नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कि ये बात शायद इतनी ठीक नहीं होगी। ना ये अंदाजा या तजिया इतना ठीक होगा, क्योंकि जितनी स्पीड के साथ सिस्टम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो ज्यादतियां की गई थी पिछले दौर में 2018 से या बल्कि आप तो इसको 2011 से कह लें ऑनवर्ड, वो उनको वापस लेने की कोशिश कर रहा है। और ये मुतालबा था नवाज शरीफ साहब का कि आपने पाकिस्तान में जो हमारे साथ किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किया, या जुलाई 2017 में जो कुछ हुआ उस वक्त के वजीर आजम के साथ, वो इंसाफ नहीं था, वो साजिश थी। तो वो जो भी फैसले थे वो इंसाफ नहीं था, वो बेइंसाफी थी, उसको खत्म कर दें। तो वो सारी चीजें जो हैं वो ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार इमरान शफकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं उन आम इंतखाबात के हवाले से जिसमें हमें बाकी तमाम जमातें तो इंतहाई सरगर्म नजर आ रही हैं, लेकिन एक ऐसी जमात है जो कि इलेक्शन से पहले ही हमें बहुत ज्यादा इलेक्शन की बातें करते हुए नजर आए, जबकि इलेक्शन होने में 1.5 से 2 साल अभी बाकी थे। दूसरा ये भी कि जहां पर बाकी पार्टियां इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत करते हुए आ रही हैं, वहीं पर ये पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है और खुद इसके जो साबिक चेयरमैन हैं इस पार्टी के, वो इस वक्त जेल में हैं और केसेस को भुगत रहे हैं। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जिसके अभी हाल ही में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं आम इंतखाबात को फेस करने के लिए, जो बहुत से ओहदेदारान हैं वो मंजर आम पर आए हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आ गया कि ऐसे सीनियर लीडर जो कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है, वो उनमें से किसी एक चेयरमैन का इंतखाब क्यों नहीं किया गया, जिसके बाद हमने ये देखा कि इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। बिल्कुल, और उस पर तनकीद भी की जा रही है, दूसरी पार्टीज की तरफ से भी तनकीद की गई है। और जब नाम सामने आया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करते दिखाई देंगे बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से, तो विद इन द पार्टी और दूसरी जो सियासी जमातें थी उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, हमने देखा कि जो केपी के सिंध बलोचिस्तान के जो सदूर थे वो केपीके में बनाए गए। इस हवाले से आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो अब चैलेंज हो चुके हैं, तो आप इस वक्त फिर सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? बल्ले के निशान पर ही जाएंगे या फिर कोई प्लान बी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से? आपने एक साथ बहुत सारे सवाल किए हैं जी। पहले तो मैं जरा इंट्रो मुकम्मल कर दूं। एक पाकिस्तान की पार्टी जिसे तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जो टूट फूट का शिकार नहीं है, जिसे तोड़ा फोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज है कि इस तोड़ने फोड़ने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान की हर सर्वे के मुताबिक सबसे मकबूल पार्टी है, और इस वक्त 70 से 80% अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार में आए। नो डाउट। ये भी हकीकत है, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये पल्स है, ये गैलप है, ये जियो है, ये जितने मीडिया हर कोई ये कह रहा है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अच्छा, यही इस पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे मजबूर किया गया क्योंकि इसका पिछला इलेक्शन को रद्द कर दिया, और उसको रद्द करने के फैसले को चैलेंज किया है, और पेशावर हाई कोर्ट ने कल की तारीख में इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये केस देखने के काबिल है कि आपने सही रद्द किया है कि नहीं किया। ठीक है जी। ये भी बताइए कि हर पार्टी में पाकिस्तान की जितनी बड़ी पार्टियां हैं, हर तो नहीं कहनी चाहिए, कि चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तमाम तर इलेक्शंस में लोग बिला मुकाबला आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाली पार्टी है जिसने पहली दफा अपने यहाँ जमहूरियत लेके आई, और उसके इलेक्शंस के अंदर हमेशा तनकीद होती है कि पहली जमहूरी पार्टी है। जस्टिस हमने अपने मसाइल को हल करने के लिए एक इलेक्शन में जस्टिस वजीदीन का ट्राइब्यूनल बना, एक इलेक्शन के अंदर जो है वो नूरानी का बना, तस्नीम नूरानी साहब का ट्राइब्यूनल बना। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि मजबूर कर दिया गया था कि 71 दिन का फैसले पे बैठने के बाद हुक्म सादिर किया गया कि 20 दिन में इलेक्शन करो। 20 दिन के अंदर जो हिकमत अमली अपनाई गई कि हम इलेक्शन को, इस फैसले को तो बाद में चैलेंज करेंगे, पहले हम इनका रास्ता रोकेंगे, ये हमारी पार्टी का नाम हमसे ना छीने। उसके लिए हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिया, उसके बाद हमने चैलेंज किया कोर्ट में। ठीक है, ये है तारीख का सही पस मंजर। अब आपका सवाल है फिरदौस साहब, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो हो गए जो भी आपने हमें बताया, लेकिन वहां पे मामला ये भी तो आ रहा है ना कि जब पार्टी में इतनी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, माना कि कुछ लोग अभी जेल में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लीडरान हैं जो कि अभी भी बाहर हैं, बशमूल आपके। बिल्कुल, और हामिद खान साहब भी उनमें उनका शुमार होता है। फिर एक ऐसी शख्सियत को चेयरमैन पीटीआई मुंतखब कर देना, ये बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि जैसे कि उस्मान बुज़दार के हवाले से लिया गया फैसला था। तो ये ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीनियर लीडरशिप को क्यों इग्नोर किया गया? अच्छा, एक चीज बड़ी मजेदार वाली बात है, वो ये इतराजात किससे आ रहे हैं? ये आ रहे हैं PMLN और PPP से, या मीडिया सवाल उठा रहा है। आप बताइए, फिरदौस शमीम नकवी ने कोई इतराज किया? हामिद खान ने कोई इतराज किया? शाह महमूद कुरैशी ने किया? बाबर साहब ने किया। अकबर एस बाबर PTI कब छोड़ के चले गए? लेकिन वो उनके चेयरमैन।
अब आप उनको पीटीआई नहीं कहे। मैंने आपसे क्या बात कही कि पीटीआई की किसी लीडरशिप ने इंतराज किया। अकबर बाबर जानी दुश्मन बन गए इमरान खान के, सही बने गलत बने वो एक अलग बहस है, लेकिन उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में से किसी एक आदमी ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया हो कि हम इस इलेक्शन के प्रोसेस से नाखुश हैं, हम गौहर साहब को, एडवोकेट गौहर साहब के जो बनाने का फैसला, इससे नाखुश है। ये ऐसी वाली बात है कि आपके घर के मसाइल में आके मैं बोलने लगूं। ठीक है, लेकिन फिरदौस साहब आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सिचुएशन को? कानूनदानों के सुपुर्द कर दी गई है जमात। बैरिस्टर गौहर की तरफ देखते हैं, शेर अफजल मरवत की तरफ देखें, लतीफ खोसा साहब हैं, एतजाज एहसन साहब हैं। हमें जो सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो ज्यादा वोकल नहीं नजर आते हैं। फ्रंट एंड पर अभी हम देख रहे हैं कि जो वोकला हैं वही मौजूद हैं। फिर ये भी सवाल उठाया जाता है कि एतजाज एहसन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, लतीफ खोसा भी पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं। अब वो पीटीआई को, साबिक पीटीआई चेयरमैन को डिफेंड करते दिखाई देते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है यहां पर भी लोगों को। देखिए, पहली चीज, कोई आप सियासतदान ऐसे को जानते हैं जो मीडिया पे आने का शौकीन ना हो? कोई है ऐसी नस्ल सियासतदान की? बिल्कुल भी नहीं है जी। अच्छा, फिर क्यों नहीं आ रहे? इससे के जिस पार्टी के 10,000 से ज्यादा कारकुनों के ऊपर केसेस हुए हो और अंडरग्राउंड गए हुए हों, इससे कि जो आदमी है, अभी अली अमान है, हमारे यहाँ टीवी पे आते थे, सदाकत अब्बासी टीवी पे आते थे, उमर डार टीवी पे आते थे, और अब्बास बप्पी। लेकिन फिरदौस साहब आप नहीं समझते हैं जो भी आप बात कर रहे हैं कि 10,000 लोगों पर अगर मुकदमात हुए हैं तो सानिया 9 में पहले भी तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, किसी और दूसरी सियासी जमात की तरफ से नहीं किया गया। जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आए, जिस तरह के सबूत सामने आए, अभी उन चीजों पर ट्रायल भी चल रहा है। एक मिनट, कौन सा सबूत आया? मैं सबूत बताऊं? जी प्लीज। मैं सबूत बताता हूं। सबूत ये आया कि पंजाब के आईजी पुलिस ने कोर कमांडर के घर के सामने कोई पुलिस फोर्स नहीं रखी। सबूत ये सामने आया कि जितनी भी पुलिस थी या नहीं थी, और जो मिलिट्री पुलिस थी, उन्होंने एक टेयर गैस का शेल फायर नहीं किया। सबूत ये सामने आया कि वहां रबर की गोली भी नहीं चली। सबूत ये सामने आया कि दरवाजे खोल दिए गए। नकवी साहब, मुझे ये बताइए, जो इतनी ऑडियो लीक्स हुई हैं, जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो लीक हुए हैं, वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो अकाउंट्स है वहां से ही रिलीज होती रही हैं। लोगों की स्टेटमेंट्स ऑन मीडिया सामने आती रही हैं, मीडिया भी खुद इसको रिपोर्ट करता रहा है। बेटा आज ये बताइए, आज तारीख क्या है? आज गालिबन 12 दिसंबर है सर। और 9 मई से 12 दिसंबर कितने माह होते हैं? 7 माह हो गए। इतने वाजे सबूत के साथ एक आदमी को सजा तो दे दो। लेकिन फिर यही कहा जाता है कि देखिए वो अदालती निज़ाम है, उसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम हम सबको पता है और उस पर ट्रायल अभी जारी है। लेकिन बात यहां पर यह की जा रही है कि जियो फेंसिंग भी जब की गई तो वो जो सबूत मिले हैं वो वहीं से मिले हैं कि ज़मान पाक में तमाम प्लानिंग की गई है। फिर जितने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशमूल फयाजुल हसन चौहान, अब वो IPB में तो चले गए। जी, आपके पास फिरदौस शमीम नकवी का भी बयान है, उसका क्यों नहीं जिक्र करते? जी बिल्कुल। आपके पास मैं 4,500 PTI के लोगों ने बयान दिया है, कुरान पे कसम खाई है, जो कि इस वक्त नेट पे अवेलेबल है, कि हमें इमरान खान ने ना हमने एज अ जमात, ना हमारा 27 साल का रिकॉर्ड है कि हमने आज तक पत्ता तोड़ने की तरगीब नहीं दी। लेकिन नकवी साहब, मसला यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये सब कुछ किया नहीं तो फिर मजम्मत क्यों की गई? इतने बड़े बड़े लीडरान ने, शीरी मजारी साहिबा चली गई, असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, अली जैदी चले गए, फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मलिका बुखारी ने की, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात थी जो चलेगी मजम्मत करके पार्टी छोड़ के 9 मई के सामने की। आइए, अगर उन्होंने इतनी मजम्मती खुले जलसे में करते, अपनी पार्टी बनाते, छोड़ते, ये प्रेशर कहां से आ रहा है? इस मुल्क में इंसानी हकूक किधर है? ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है? देखिए, आप लोग आप जो हैं, यू आर मीडिया, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तहकीक करें। हम तो ओपन जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि मानो, हम तो कह रहे हैं कि लाओ सबूत, जुडिशियल इंक्वायरी का लाओ। चलो, तुम ट्रायल नहीं करना चाह रहे ना, ठीक है, कम से कम
या हम क्या कह रहे हैं वो बयान भी तो दीजिए ना। हम ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब मेरे आपके उन सामीन के लिए जो इस अंग्रेजी की इस टर्मिनोलॉजी को कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या चीज होती है। बिल्कुल, लेकिन नकवी साहब आप ये समझते हैं, ऑब्वियसली अभी हम देख रहे हैं ट्रायल जारी है, उस हवाले से सबूत भी कुछ, या आप एक्सप्लेन कर दें कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है ये मुझे कर। लेकिन हमने जो वीडियो एविडेंसेस सामने आए हैं वो मीडिया भी उस चीज को पहले भी रिपोर्ट करता रहा है। जास चौधरी उस मॉब को लीड करते रहे हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, हसन न्याजी साहब, आप फिर उन लोगों को क्या डिसऑन कर रहे हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल डिसऑन नहीं करता। तो फिर इमरान खान ने कहा था कि अगर आप मुझे फिर गिरफ्तार करेंगे तो फिर से ये सब कुछ होगा, फिर से अटैक होगा। उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। किसकी? इमरान खान साहब की। जी, इमरान खान साहब ने क्या कहा था, डोंट कोट इट आउट। उन्होंने कहा जब भी आप किसी पॉपुलर लीडर को अरेस्ट करेंगे उसका रिएक्शन आएगा, और खास तौर पे जबकि वो नाजायज अरेस्ट हो। लेकिन क्या उस पर हम मुल्क जला दें, जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह कर दें, अपने ही इदारों पर हमला कर दें? जी, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि 27 साल की तारीख में हमने कभी के ऐसा कोई काम ना किया है, ना आइंदा करेंगे। हमारे लिए पाकिस्तानी फौज काबिल इज्जत है, उसके शोहदा काबिल इज्जत है, उनकी कुर्बानियों को हम मानते हैं, लेकिन हम फौज के उन जर्नलों की इज्जत नहीं कर सकते जो इस मुल्क के आईन के खिलाफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर सर ऐसे में अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन जर्नलों की आप इज्जत नहीं करते जो मुल्क के खिलाफ जाते हैं, तो फिर कोई पॉलिसी भी तो होनी चाहिए थी। 3-3.5 साल आप लोगों ने हुकूमत की, अगर आपको लगता है कि 27 साल से कानून तोड़ा जाता रहा है और जमहूरी हक पर डाका डाला जाता रहा है, तो कोई पॉलिसी भी तो होनी चाहिए थी ना फिर कौमी असम्बली के ऐवान से। वो आपने अंग्रेजी का एक मुहावरा सुना है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। पहले 3 साल में 2 साल कोविड, जी, उसी 1 साल के अंदर भारत का अटैक, पुलवामा के बाद 3 हवाई जहाजों ने अटैक कर दिया। बॉर्डर के ऊपर एक और वहां से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो गया था कि वो इल्जाम लगाएं कि पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश करी है, उसके सिलसिले में जंग मुसल्लत कर दे पाकिस्तान पे। फिर उसके बाद आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट का जबरदस्त किस्म की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई एक्सटेंशन की। आप एक फिर उसके ऊपर एक पूरी ऑपोजिशन खड़ी थी जो असेंबली में ना कोई बिल पास करने को तैयार होती थी, ना बैठ के बात सुनने को तैयार होती थी, और हमेशा झूठ बोलते थे। सर आपने भी तो इसी तरह की ऑपोजिशन की ना, फिर बाद में आप लोग तो ऐवान छोड़कर चले गए। आप लोगों ने कहा बैठेंगे तो हुकूमत में ही बैठेंगे, वरना ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे। ऑपोजिशन में तो कुछ है नहीं सर, सब लोग तो जेल में थे। ऐसी भी बात नहीं है। देखिए, आप तारीख को अगर उसके पैराई में नहीं है, क्या हम 2013 से लेकर 18 तक ऑपोजिशन में बैठे थे कि नहीं बैठे थे? लेकिन क्या इमरान खान 2002 से लेकर 2007 तक ऑपोजिशन में बैठे थे कि नहीं बैठे थे? लेकिन नकवी साहब आप ये भी तो देखें कि इमरान खान तो खुद असेंबली में नहीं आते थे। और अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा आपकी पार्टी पर ही तनकीद हुई, और जो लोग अब आपको छोड़कर गए हैं वो ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को लगाकर पार्टी को तबाह किया गया। आपने बोल लिया। जी, प्लीज कंटिन्यू। एक गुफ्तगू का असूल तय कर ले, आपको हर सवाल पूछने का हक है, लेकिन मेरा जवाब तो मुकम्मल करने। अगर आपने सिर्फ सवाल ही पूछते रहे तो प्लीज कंप्लीट कीजिए। इसलिए मैं लेट मी कंप्लीट। आप मुझे ये कह दें कि जी इस सवाल के लिए आपको हम 30 सेकंड देंगे, मैं 30 सेकंड में जवाब दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि आप कितने वक्त में मुझसे जवाब चाह रहे हैं। तो फिर या मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद करने जाए। अब आपने जो सवाल पूछा है कि जी हमने उस्मान बुज़दार को क्यों लगाया या नहीं लगाया, देखिए बात सारी है, ये हमारे फैसले हैं। हमने अच्छे फैसले करेंगे, अवाम हमारे साथ होगी। हम बुरे फैसले करेंगे तो अवाम उसके खिलाफ जाएगी। हर पार्टी में तमाम लोग एक तरीके की सोच नहीं रखते। ये लीडर का फैसला होता है, वो अच्छे फैसले भी करता है, बुरे फैसले भी करता है। ये तारीख फैसला करती है कि वो अच्छा फैसला था या बुरा फैसला। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये 12% महंगाई, ये पेट्रोल की 15 रुपए कीमत जो है बढ़ाना मुल्क के साथ जुल्म है, और इस चक्कर में उन्हीं ने अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट के खर्च कर दिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट गिरा दी जाए किसी ना किसी तरीके से। वही बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पीडीएम के हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग भी हिस्सा थे, और वो फॉरेन मिनिस्टर थे।
महंगाई की फीसद चली गई 40, रिजाइन किया। महंगाई की और पेट्रोल की कीमत यकमुश्त एक दफा। सर उन्होंने रिजाइन तो नहीं किया, लेकिन हर बार आप लोगों ने भी इस्तीफा मांगने में कोई ताखीर नहीं की। हर मामले पे इस्तीफा मांगा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की जानिब से, जब आप लोग अपोजिशन किया करते थे। बहरहाल एक मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए हमें कि आइंदा आम इंतखाबात में अगर सूरत हाल जूं की तूं रहती है तो क्या आप लोग इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे या हर सूरत इलेक्शन में जाएंगे? हम इलेक्शन का कभी बॉयकॉट नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में रहते हैं उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा। और अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो तब भी लड़ा जाएगा। यहाँ नाअहली का मतलब क्या है? यहाँ तो नाअहली कोई मतलब ही नहीं है। बात ये है इख्तिदार में आ जाओ या बूट पॉलिश करने लगो तो सारी नाअहलियां खत्म हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन अब देखिए आज का दौर, सारे साकिब निसार ने भी फैसले गलत किए, बाकी जजेस ने भी गलत किए। एवनफील्ड अपार्टमेंट का पता भी चल गया कि उसके असली मालिक कौन है। ये भी पता चल गया कि किधर से पैसे गए थे पाकिस्तान से जिससे वो एवनफील्ड, कोई सवाल ही नहीं बाकी रहा। गलत फैसला किया पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने। ठीक। अच्छा सर नकवी साहब, एक सवाल मैं एक खास शख्सियत के हवाले से लेना चाह रही हूँ। फवाद चौधरी साहब आजकल सोशल मीडिया पर खासे गर्दिश में हमें नजर आ रहे हैं, ज़िरे गर्दिश है मामलात में। कहा यह जा रहा है पोल भी और उनके हवाले से कि अगर वो पार्टी दोबारा से ज्वाइन करते हैं, पहले उर्दू सही कर दो, सरगर्म नजर आ रहे हैं, गर्दिश में नहीं नजर आ रहे। तो अगर वो चलें, अगर वो दोबारा से पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें वेलकम किया जाएगा क्योंकि अभी तो वो जेल में और केसेस भुगत रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर हमारे यहाँ 3 मियार तो होंगे ही होंगे। एक मियार वो है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से दरवाजे बंद होंगे। एक वो है जिन्होंने पार्टी छोड़ते हुए बेतहाशा तनकीद की, मेरे ख्याल से उनके लिए भी दरवाजे बंद होंगे। सही। एक वो है जिनको जुल्म और जबर के जरिए पार्टी छुड़वाई गई और उन्होंने कहा हम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो कुछ गुंजाइश हो सकती है। इसलिए मुझे इनको नहीं सेटिस्फाई करना। एज अ पार्टी लीडर मुझे उन वर्कर्स को देखना है जो इन मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे। उन पे भी जुल्म जबर हो रहा है जी। मेरी पार्टी में इस वक्त बेतहाशा मेरे MNAs, MPAs और वर्कर्स ऐसे हैं जो 8 महीने से अपने घर में नहीं सोए हैं। तो मैं उनको जवाब दूंगा ऐसे लोगों को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे भारत की, जो कि कश्मीर के मुतालिक आज से नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि 1947 से ही साजिशों के जाल बुनते दिखाई दे रहा है। और कश्मीर का जो तनाज़ा है वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी तस्लीम शुदा है और इसी मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि भारत खुद ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया था, फिर जहां उसे मुंह की खानी पड़ी थी। और कश्मीर के मसले पर ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें भी हो चुकी हैं। तो इसका और क्या सबूत चाहिए होगा कि हिंदुस्तान दरपे है कश्मीरियों के। लेकिन इस वक्त जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया है, अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी भारत की फाशिस्ट हुकूमत का ही साथ दे रही है। और अनवर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देते हुए खुसूसी हैसियत के खात्मे का फैसला बरकरार रखा है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला जो है वो आज सुनाया गया है। और फिर हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है भारत की कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है। और आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम है, जो आर्टिकल 370A जिसको लेकर ये सारा मामला शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि ये टेम्पररी मैटर था। आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर फैसला कानूनी दायरा कार में नहीं आता। मतलब इस पर भी उन्होंने बहुत बड़ा एक सवाल निशान लगा दिया, जिस पर
बहुत से कश्मीरियों की जिंदगी जो है वो आकर रुकी हुई है। भारतीय हुकूमत ने अदालत में झूठा दावा किया था कि वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी रियासत की बहाली के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बता सकती। बिल्कुल ऐसी, और अब यही इस मामले में देखने में आ रहा है कि हिंदुस्तानी इंतहा पसंदी और मोदी हुकूमत की जो फाशिस्ट पॉलिसीज हैं उसके तनाजुर में जो कश्मीरी वहां पर मौजूद हैं उन्हें हिंदुस्तानी अदालतों से इंसाफ की तवक्को पहले भी नहीं थी, और इस फैसले की बात तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। पहले भी जितने हुर्रियत रहनुमा थे उनकी जो फांसी की सजाएं थी उनको भी हमने देखा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन सजाओं को भी बरकरार रखा गया। तो बहुत से ऐसे फैसले हैं जो पहले भी होते आए हैं, और मोदी मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के जो तमाम इदारे हैं बशमूल अदलिया, फौज, गवर्नेंस, मीडिया की हम बात कर लें, पार्लियामेंट की बात कर लें, तो वो ऑलमोस्ट उसको कंट्रोल कर चुका है। और इस फैसले से वाज़े तौर पर यह पता चल गया है कि भारत की अदलिया आजाद नहीं है, और जो मोदी साहब का तसल्लुत है उस पर पूरी तरह से कायम हो चुका है। अच्छा, इससे पहले कि आप थोड़े और इस टॉपिक को लेके मजीद आगे बढ़े, कि जो आपने कहा ना कि वो फौज पर भी हावी हैं, वो इस वक्त अदालतों पर भी हावी हैं, पार्लियामान पर भी हावी हैं, तो मुझे इससे लगता है कि शायद यही वजह होती है जमहूरी हुकूमत में कि जब किसी भी एक हुक्मरान को 10-10 साल का दौर इख्तिदार मिल जाता है ना, तो वो फिर सिस्टम की जड़ों में बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो टेन्योर जिस तरह से वो अपने कंप्लीट करते दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का ये जो भारतीय गैर आईनी इकदाम है, जिस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आया, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की जो मुतल्लिका करारदादें हैं उनके मुताबिक हक़ खुद इरादियत का जो नाकाबिल तनसीख हक है वो हासिल है। बैनुल-अक़वामी कानून 5 अगस्त 2019 के भारत का जो एकतरफा फैसला था, ये जो गैर कानूनी इकदाम था, उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन अब देखना यह है कि खाली बयानात की हद तक पाकिस्तान अब रह सकता है। तमाम अवाम को सोचने की जरूरत है, हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है कि भारत तो हमें अब अमली इकदाम करता दिखाई दे रहा है, जो इकदाम उठाया गया 2019 में, और अब 4 साल बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले की तौसीक कर दी है। तो पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं उनका इस हवाले से स्टांस क्या है? इसमें चीजें इसलिए भी बहुत ज्यादा वर्स्ट होती चली जा रही हैं कि जो वहां पे रहने वाले लोग हैं ना, उनकी जो जमीन है उसे कोड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, और जो इंडियंस हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। तो जो उनकी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स है उसको चेंज करने के हवाले से बड़ी कोशिशें करती हुई नजर आ रही है हमें इंडियन गवर्नमेंट। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वो वहां पर आकर शादी ब्याह भी रचा सकते हैं, जिससे बिल्कुल ही एक हिंदुस्तानी तसल्लुत जो है वो कायम हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से उन्हें वहां पर आबाद करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। तो अब देखना, हम लोगों को ये देखना है कि हमें इस मामले पर क्या करना है। खाली बयानात ही हम देते रहेंगे या कि जो अमली हैं, ठोस इकदाम हैं, पूरी दुनिया में इस इशू को दोबारा से किस तरह से हाईलाइट किया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो बात कर लेते कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से। जब स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट सीरीज है उसके हवाले से बात ना हुई तो इम्पॉसिबल है। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा, और पाकिस्तान ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तैयारियों का बाकायदा आगाज भी कर दिया है। और कौमी शाहीनों ने इस वक्त वाका ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस भी की है, जिसमें उनके फिजिकल फिटनेस के साथ साथ बैटिंग की, बॉलिंग की और फील्डिंग की जो खामियां हैं उनको भी दूर करने पर तवज्जो दी गई है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया गई है तो कोई अच्छा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड वहां पर नहीं है। तो इस बार कोशिश तो यही की जा रही है कि उस ट्रैक रिकॉर्ड को किसी तरह से तब्दील किया जाए। पाकिस्तानी टीम, हमने बड़े सीनियर एनालिस्ट से उनसे भी पूछा था, उन्होंने कहा था मैं तो यही चाहूंगा कि सिर्फ ड्रॉ करके वापस आ जाए, तो ये भी इनकी बड़ी जीत होगी। तो मेरा नहीं ख्याल इतना अंडर एस्टिमेट हमें अपनी टीम को नहीं करना चाहिए। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस की बात कर लेते हैं। उन्होंने बाबर आजम की सलाहियतों की तारीफ की है, और हर कोई बाबर की हमें तारीफें करता तो नजर भी आता है। पता नहीं हम क्यों इतना अंडररेट कर देते हैं। एक्सेप्ट आवर बोर्ड, मैं वही कहने लगा था कि हमारे अपने लोग नहीं तारीफ करते, लेकिन पूरी दुनिया में बाबर की जो बैटिंग स्किल्स हैं उनकी तारीफ की जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन है उसमें बहुत ज्यादा कमजोरियां नहीं हैं। बाबर की अगर बैटिंग टेक्निक की बात की जाए वो इंतहाई स्ट्रांग है, ग्राउंड में चारों तरफ स्कोर कर सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि वो बड़ी इनिंग्स खेलने की भी सलाहियत रखते हैं। इस वक्त दुनिया के बेहतरीन
बैटर्स में से भी एक हैं, इसलिए अगर ऑस्ट्रेलियन टीम उनको जल्दी आउट कर लेती है तो उनके लिए बड़ा ही इत्मीनान बख्श होगा, रिलीफ होगा। तो पाकिस्तानी शायकीन के लिए पर्थ स्टेडियम में मखसूस पाकिस्तान जो स्टैंड है वो भी बना दिया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने बहुत जबरदस्त बयान दिया है, जिसमें वो हमें कहते हुए ये नजर आए हैं कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के चैलेंज के लिए तैयार है। हम यहां मुकाबला करने नहीं आए बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की सोच के साथ आए हैं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक गैर मुल्की कोचेस के मुस्तकबिल का फैसला अगले 1.5 से 2 हफ्तों में हो जाएगा। बहरहाल जो हफीज की स्टेटमेंट है वो उसको हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि चले एक पॉजिटिव थॉट के साथ वो वहां पर मौजूद हैं, बजाय उन एनालिस्ट के हवाले से जो कह रहे थे कि ड्रॉ भी हो जाए तो चलेगा। बहरहाल हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अब्दुल समी। तैयारियां खासी हमें मजबूत नजर आ रही हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होता है जब भी टेस्ट सीरीज होती है। नए टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, और इस तरीके से इस हौसले का मुजाहरा करना कि हम सिर्फ खेलने नहीं गए, हम हराने के लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया को। क्या मोमेंटम नजर आ रहा है आपको टीम की बॉडी लैंग्वेज में? देखें, आपको यहाँ ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा से मेहमान टीमों के लिए कड़ा इम्तिहान रहा है। ऑस्ट्रेलिया में निस्बतन बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, और उस पे जो है जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं उनको हमेशा जो है वो स्ट्रगल ही करनी पड़ी है। मोहम्मद हफीज का ये बयान तो आपने जरूर इसका जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा एक और बात भी उन्होंने की है। जब वो पर्थ में आए हैं तो पाकिस्तान टीम को इस थोड़ा सा मुश्किल इस तरह से उनको फेस करनी पड़ी है। जो PM's 11 के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच खेला गया था उसके लिए बहुत स्लो ट्रैक जो है वो बनाया गया था, और जो अभी पर्थ में जब आप देखा गया है तो वो हमेशा से तेज तरीन विकेट जो है वो समझी जाती है, और पूरा ग्रीन ट्रैक उनको मिला है, और इस पे उन्होंने काफी एहतजाज भी किया है। बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि ये कोई प्लानिंग थी कि पाकिस्तान को स्लो ट्रैक के ऊपर पहले प्रैक्टिस मैच खिलाया जाए और फिर एकदम जो है फास्ट ट्रैक के ऊपर दिया जाए। लेकिन हमेशा से हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो इस तरह की विकेट्स पे स्ट्रगल करती रही है। और यहाँ एक चीज ये भी काबिल गौर है, जब इंडिया की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है तो एडिलेड में या सिडनी में जो है उनको पहले मैच जो है वो खिलाया जाता है जो निस्बतन स्लो ट्रैक्स हैं। लेकिन पाकिस्तान को पर्थ में मैच देना और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को जानते हुए यानी कि पहला टेस्ट मैच ही पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला, पाकिस्तानी टीम के लिए भी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये देखते आए हैं समी के, अगर हम अभी जो वर्ल्ड कप गुजरा उसका हमने फाइनल देखा कि ऑस्ट्रेलियन जो टीम है वो प्लानिंग करके चलती है और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट जिस तरह से उन्होंने किया बहुत बार हम पहले भी देख चुके हैं। आप क्या समझते हैं फिर जो उनकी हिकमत अमली है, हमें भी किसी प्लान के साथ उतरना है और कोशिश ये करनी है उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर सकें। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि कैमरा की पिच बड़ी स्लो बनाई गई थी, तो प्लानिंग का आगाज वो कर चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, प्लानिंग हमेशा से ऑस्ट्रेलिया आप देखें कि वो खिलाड़ी जो प्राइवेट लीग्स हैं उसके ऊपर अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है कौमी टीम के लिए खेलने को प्रेफर करते हैं, ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। इसीलिए ना सिर्फ वो टेस्ट चैंपियन है लेकिन 5वीं दफा जो है वो वर्ल्ड कप के जो है वनडे क्रिकेट के भी चैंपियन बने हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान टीम हमेशा से प्लानिंग का हमारे यहाँ फुकदान रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर जब तैयारी कर रही थी तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब हम भी वहां मौजूद थे तो निस्बतन ग्रीन ट्रैक्स बनाए गए थे कि हम बाउंसी विकेट्स की थोड़ी सी तैयारी करें, लेकिन वहां जाके जो है वो हमें अपनी प्लानिंग जो है वो कुछ अधूरी नजर आ रही है, क्योंकि हमें हफीज ने ये भी कहा है कि हमें प्रैक्टिस मैच के लिए एटलीस्ट पर्थ में जो है ग्रीन ट्रैक उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को कहा दिया जाए। तो हमने जो प्लानिंग की है लेकिन उन्होंने काउंटर प्लानिंग हमारे लिए की है और हमें जो है वो टफ टाइम देंगे। ठीक है, अच्छा ये भी बताएगा समी कि जो आपने कहा ना कि टफ टाइम तो देंगे, लेकिन हमारी तरफ से भी तो कोई होना चाहिए ना जो उन्हें टफ टाइम दे। टीम में आपको ऐसे कौन से प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भारी हो सकते हैं? बाबर के हवाले से तो खुद पैट कमिंस हमें बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कौन से हमारे बैटर्स हैं, कौन से हमारे बॉलर्स हैं जो कि टफ टाइम देंगे सामने वाली टीम को? देखें, एक तो हमारी बदकिस्मती रही है, हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पे दर पे इंजर्ड हो जाते हैं। नसीम शाह इस वक्त है और हम उनकी कमी शदीद महसूस करेंगे, क्योंकि जिस टाइप के वो बॉलर हैं, जितनी नपी तुली जो है वो बॉलिंग करते हैं और जितना एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया की और पर्थ की जो है उनके लिए जो है ये आइडियल जगह होनी थी।
बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी है, लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलियन टीम जो है बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ मैदान में उतरती है, उन्होंने उनको देखा हुआ है। और दूसरी ये बात है कि शाहीन उस तरह से रिदम में भी नहीं है। हम कांग्रेस को साथ लेके गए हैं, देखना होगा कि किसको मौका दिया जाता है, और वो यकीनन कुछ न कुछ सलाहियत है उनमें ऐसी कि वो इम्प्रेस कर सके। जहां तक बैटिंग में आप बात करते हैं, लोग अपने इंट्रो में ही बात कर रहे थे कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है। हर लास्ट आप देखें टूर में भी उन्होंने जब सारी टीम स्ट्रगल कर रही थी तो शानदार शो उन्होंने किया था, तो वो जरूर जो है वो इम्प्रेस करेंगे। और इस दफा आप देखें कि कुछ नए एडिशन हुए हैं, शान अच्छे टच में नजर आते हैं, नीचे से आपको नंबर 5-6 पे सऊद, शकील और फिर उसके बाद सरफराज है। तो अगर ये हिम्मत करें और ये कुछ थोड़ी सी देर सरवाइव करें और नए बॉल को अगर अच्छे से खेलें तो मेरे ख्याल में हम भी कुछ है सरप्राइज दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन सभी आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, जब हम टेस्ट मैचेस देखते हैं तो बड़े कम टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं उन्हें खेलने के लिए, तो फिर किस तरह से इसकी एक तो वजह क्या समझ रहे हैं आप? फिर अगर कम टेस्ट मैच मिल रहे हैं फिर किस तरह से हम अपनी टेस्ट की टीम को डेवलप कर सकते हैं? देखें, एक तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से, आपको साहब बैकग्राउंड पता है, हमारे यहाँ खुद इंटरनेशनल क्रिकेट 10 साल से ज्यादा नहीं रही, तो हम जो है इंडिपेंडेंट वेन्यू पे जाके जो है न्यूट्रल वेन्यूज पे हमें खेलने में प्रॉब्लम होता था। उसके बाद जो है कुछ टीम्स जो है पाकिस्तान आई हैं, अभी ये शुरू हुआ है, तो उम्मीद है जब होम सीरीज होती है तो उसमें आपके ज्यादा टेस्ट होते हैं, तो अभी तो उम्मीद है कि ये क्रिकेट शुरू हो जाएगी और वो मौका मिलेगा। लेकिन आप देखें कि कमर्शियल जो है क्रिकेट ज्यादा हो गई है, पैसा उसमें ज्यादा आ गया है, लीग ज्यादा हो गई है, खिलाड़ी भी प्रेफर करते हैं, पैसा ज्यादा मिल रहा है वहां जाके खेलें, तो टेस्ट क्रिकेट दुनिया भर में कम हो गई भी है। लेकिन अभी जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट शुरू हुई है तो उम्मीद है कि अभी जब होम सीरीज होंगी तो उसमें हम 5 या 7 टेस्ट मैचेस की जैसे सीरीज होती थी, तो हम उस तरह का जो है हमें सीरीज देखने को मिलेगी, यकीनन उसमें हमें तैयारी के लिए मौका मिलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समी, आप हमें अपडेट कर दें। वी जस्ट होप कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे और इस बार जीत कर ही वतन वापस लौटे। बहरहाल स्पोर्ट्स के हवाले से तो बात हुई, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी इन्वॉल्व कर लें, उसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं और वो आप उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग जिम फ्रीक होते हैं, कुछ लोग योगा को पसंद करने वाले होते हैं, तो खैर मुझे योगा बहुत पसंद है और अगर योगा क्लासेस मिल जाए ना, हम देखते हैं कि पार्क्स में जो आजकल रुझान है, सिर्फ नौजवान ही नहीं जो बुजुर्ग हैं वो भी हमें पार्क्स में बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट रेडी की गई है, वो देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सेहतमंद दिमाग और जिस्म के लिए कराची के शहरी सुबह का आगाज योगा से करने लगे। योगा संस्कृत ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब है मुत्तहिद करना और काबू पाना। पार्क में सुबह सवेरे ही योगा की क्लास शुरू हो जाती है जो 2 घंटे जारी रहती है। 80 साल के बुजुर्गों तक सभी दिल जमी के साथ वर्जिश करते नजर आते हैं। कहते हैं सेहतमंद रहना है तो वर्जिश से बेहतर कुछ नहीं। भाई जो योगा एक्सरसाइज नहीं करता है वो अपने जिंदगी जो है ना आगे उम्र उसका कम होता जाएगा, और जो योगा करता है उसका उम्र बढ़ता जाएगा। नौजवानों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा यही उनको पैगाम है कि 1 घंटा खुसूसी तौर पे अपने लिए निकालें, क्योंकि होता ये है कि हम कहते हैं 23 घंटे आप अपने घर में दें, बच्चों में, घर में, यानी कि आप करें, लेकिन 1 घंटा अपनी ज़ात के लिए आप जो ना निकालें। सुबह उठना आसान नहीं, लेकिन बच्चों का जोशो खरोश तो बड़ों से भी ज्यादा है। काबिल जिक्र बात यह है कि शहर में कायम इस योगा क्लब का हिस्सा बनने की कोई फीस नहीं, बस सुबह सवेरे पहुंच जाएं और भरपूर वर्जिश के साथ अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएं। कैमरामैन जमशेद अली के साथ शहूद कुरैशी, न्यू न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। तो जनाब, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस वक्त बैरून ममालिक में आबाद है और उन्हीं अफराद में बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो कि दूसरे ममालिक में जाकर अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि वो ना सिर्फ वहां पर जाकर हमें मुख्तलिफ शोबों में काम करते हुए नजर आते हैं, बल्कि वो उनमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बाहर के लोग फिर उनकी काबिलियत को इस हद तक सराहते हैं और हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ जाते हैं कि अगर ये पाकिस्तान में होते तो सोचिए पाकिस्तान को इस शोबे में या इस डिपार्टमेंट में या इस सेक्टर में ये कितना ग्रूम कर देते। और ये तो डिपेंड करता ना कि अगर वो लोग हमारे पास मौजूद थे तब उनकी सलाहियतों से फायदा क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि वो
दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, उनकी तरक्की में अपना हिस्सा डालते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत है, तरक्की की खातिर जो लोग पाकिस्तान आते हैं, उनकी सलाहियतों का ना सिर्फ इस्तेहसाल किया जाता है बल्कि सुर्खफीता कोशिश ये करता है, वो एक रेड लाइन है कि ये जहां से आए हैं ये वहीं पर वापस चले जाएं, क्योंकि अगर ये आ गए तो फिर जो काम करने की, जो ना काम करने की आदत है हमारे यहाँ लोगों को, वो ना खराब हो जाए। तो आज हमारे साथ ऐसे ही काबिल पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जर्मनी में रेलवे के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के मालिक हैं। आपसे भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट इंजीनियर जर्मन रेलवे डॉक्टर फहद सिमाब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने कुछ साल पहले जर्मन रेलवे की जब वीडियो देखी तो क्या दिल में ख्याल आया कि मैं भी यहाँ पर काम कर सकता हूँ, और फिर उस हवाले से वो दिन भी आया जब आपने जर्मन रेलवे में काम भी किया? तो हम चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मैं एक लालकुर्ती के एक फ्लैट में हम रहते थे रावलपिंडी में, किराए के मकान में। वहाँ मेगा स्ट्रक्चर्स का एक नेशनल ज्योग्राफिक की एक वीडियो आती थी। नेशनल ज्योग्राफिक का जो प्रोग्राम है मेगा स्ट्रक्चर, उस पर एक वीडियो आई थी बर्लिन मेन स्टेशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में। जर्मनी में वर्ल्ड कप 2006 का जो था, उससे पहले 2005 में बर्लिन का मेन स्टेशन जर्मन रेलवेज ने बनाया था। तो मैंने वो वीडियो देखी थी और मेरे लिए वीडियो बड़ी मोटिवेशन थी। और मैं उस छोटे से फ्लैट में, छोटे से कमरे में बैठ के मैंने एक विजन किया था कि क्या कभी मैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ, क्या कभी मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं। तो उससे फिर जब मैं 10 साल बाद, जब जर्मन रेलवेज का 12 साल बाद जब इंटरव्यू हुआ, फिर जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं काफी इसमें अप्रिशिएट किया। बल्कि उन्होंने अपने सीईओ से मिलाया। जब सीईओ से मिलाया तो उन्होंने मुझे जो वहाँ की जर्मन रेलवेज की फॉरेन कम्युनिटी है उसका एक फेस बना के उनसे मिलाया अपने सीईओ से। और मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, और एक छोटा सा 10-12 साल पहले एक विजन देखा था एक बच्चे ने, जो कि जिसके पास ना कोई रिसोर्सेज थे, ना फाइनेंशियल सपोर्ट थी। अबू मेरे इंजीनियर है, लेकिन उनकी जो सैलरी थी उससे ज्यादा मेरी फीस होती थी। तो फिर मेरी सारी जो जर्नी थी वो स्कॉलरशिप बेस्ड थी। बैचलर स्कॉलरशिप पे किया, मास्टर स्कॉलरशिप पे किया, पीएचडी स्कॉलरशिप पे की, और उसके बाद फिर यहाँ तक पहुंचना, तो वो एक किस्म का एक बड़ी प्राउड मोमेंट थी। अच्छा फहद, ये बताइएगा, आपने वहां पर काम तो किया, लेकिन जो रेलवे, जर्मन रेलवे है, वहां पर आपका काम करने का स्टाइल क्या रहा है और उन लोगों का काम करने का स्टाइल क्या रहा है? कितना डिफरेंट है ये पाकिस्तान से? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ओवरऑल? उनका काम का तजुर्बा बड़ा मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का होता है। और अगर मैं उनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है जो कि मैं चाहता हूं कि कभी मुझे मौका मिले तो पाकिस्तान की रेलवे में इम्प्लीमेंट करूं। कि जैसी मेरी हायरिंग हुई तो मेरी जो इमीडिएट बॉस है उसने मेरे लिए पूरा एक 6-7 मंथ्स का ट्रेनिंग प्लान बनाया था कि ट्रेनिंग मुझे किस वक्त क्या क्या चाहिए और अगले साल मुझे क्या ट्रेनिंग चाहिए और मुझे आगे ग्रोथ कैसे करनी है रेलवेज में। तो उन्होंने पूरा एक मेरा लेआउट डिजाइन किया हुआ। उसके अलावा उन्होंने मेरी 16 किस्म की ट्रेनिंग कराई जो कि कंप्लायंस की थी, करप्शन बेस्ड के, आपने करप्शन के अगेंस्ट किस तरह जीरो टॉलरेंस रखनी है, काम की क्वालिटी कैसे इंश्योर करनी है, और क्या कहते हैं उनके बाय लॉज क्या है, रेगुलेशन क्या है। तो पूरे 6 मंथ्स पहले मेरी ट्रेनिंग हुई है। और तो ये जो सारी जर्नी है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई मौका मिले तो उसको इम्प्लीमेंट करूँ कि कैसे एक इंजीनियर को उन्होंने, एक पीएचडी डॉक्टर को हायर करके कैसे उन्होंने पूरा पाथवे और डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, कैसे वो आगे लेके चल रहे हैं, कि कैसे उन्होंने मेरा प्लान किया हुआ कि 5 साल बाद मुझे कहाँ देखना है। और एक बड़े मजे की बात जो मैं अक्सर कोट करता हूँ कि मेरा जो इमीडिएट बॉस है जिससे मुझे अटैच किया हुआ, जर्मन रेलवेज ये करती है कि आपको जैसे ही हायर करती है आपके साथ एक आपकी एज का बंदा अटैच करती है जो वहाँ पर एक्सपीरियंस होता है और वो आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करता है। तो उन्होंने मुझे पहले दिन से कहा था कि आपका कोई सवाल हो, छोटा से छोटा सवाल हो, आपने मुझे लाजमी पूछना है और एक सवाल मुझसे पूछना है। तो मुझे वो चीज़ बड़ी मोटिवेट की कि कैसे वो लोग चाहते हैं कि मैं उनसे सीखूं और आगे बढ़ूं। और उन्होंने कभी मेरे छोटे से छोटे सवाल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुम्हें ये नहीं पता। हमेशा जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ वो उसी वक्त। ठीक है, तो फहद कभी ख्याल आया कि ये खिदमात अपने मुल्क के लिए भी पेश करें? मुल्क के जो रेलवे यहाँ पर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से कदीम तरीके से हमारा एक रेलवे सिस्टम है वो काम कर रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर भी बेहतरी की। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैंने जिस तरह इस बारे में जब मैं अकेले बैठ के कभी सोचता हूँ तो मैंने जिस तरह उनको देखा कि उनका अभी 2023 में 2030-35 का क्या विजन है, 2040 का क्या विजन है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अभी मुझे मौका मिले तो मैं पहले से ही पूरा एक फ्रेमवर्क लेआउट करूंगा जिसमें स्पेशली मैं चाहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि वहाँ जिस तरह रेलवे बॉडी है उसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। वो अपना सीईओ खुद सेलेक्ट करते हैं, हर चीज़ उनकी खुद होती है। तो मैं चाहता हूँ ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो जिसमें पूरा एक 30 साल का रोड मैप हो और उसको फॉलो किया जाए। फॉलो कैसे
किया जाए। मैं आपको छोटी सी अगर एग्जांपल दूं कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपके जितने रेलवे ट्रैक हैं उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग करनी है। हेल्थ मॉनिटरिंग आजकल एक बड़ी वायरल टर्म है बाहर, कि आपने हर ट्रैक पर हेल्थ मॉनिटरिंग करके ये अंदाजा लगाना है कि उस पर कितनी ट्रेन जा सकती है, किस स्पीड में जा सकती है और कितने बोगी गुजर सकते हैं और उसकी इस वक्त क्या स्टेट है, इस वक्त करंट स्टेट कैसी है। उसकी बेसिस पे आपने जो है उसमें से रेल गुजारने की कोशिश करना है, रेल आपका कनेक्शन बढ़े और पुराने ये ट्रैक्स हैं इनमें किस स्पीड में आप जा सकते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। जब आप इसको यूज करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया था तो जर्मनी ने ये किया था, उनकी रेलवेज ने, कि उन्होंने लॉस को कवर करने के लिए लास्ट ईयर मई में €9 का टिकट अनाउंस किया था, जिसकी वजह से रेलवेज पे इतना बर्डन आ गया था कि सारे लोग रेलवे पे ट्रैवल कर रहे थे। तो इस तरह की पॉलिसीज देनी पड़ेंगी जिसमें जो लोग हैं वो फैसिलिटेट हों, वो रेलवे की तरफ उसको यूज करने की तरफ बढ़ें। और जब उसको यूज करने की तरफ बढ़ेंगे तो रेलवे अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी। जब रेलवे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाएगी तो आपने उसी को यूज करना है इन इन्वेस्टमेंट के, इस तरह के आपने उसके रिसर्च पे यूज करना है। आपने जो फॉरेन कोलैबोरेशन आप ले सकते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए आपको शो करना होता है कि आपके पास वसाइल, आपके पास एटलीस्ट बैंक में इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप एटलीस्ट बिल्कुल। तो फिर फहद, मीनवाइल आप क्या देख रहे हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि आपने कहा ना कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा रहता है हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं, क्योंकि जो महकमा रेलवे है ये भी एक विजारत के हाथों ही चलाया जाता है। एक तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल, जिस तरह मैं अगर कहा जाए तो पॉलिटिक्स बहुत है, वर्क एथिक्स नहीं है। और दूसरा ये है कि जो है कोई बंदा कोई काम करने की कोशिश किया जाता है तो उसको डीमोटिवेट किया जाता है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने बड़ी नोट की है वो ये कि जो है ना, आप एक आम यंग बंदे को प्रेशराइज करते हो, उसको ब्राइब करने की कोशिश करते हो। और थोड़ा सा एथिक्स ऐसे हैं यहाँ पे, वर्क एथिक्स, जिसमें कोशिश की जाती है कि इसको ब्राइब किया जाए, उसको ब्राइब की तरफ लेके जाए। और पूरी बड़े सिस्टम में, हर सिस्टम में, हर डायरेक्शन में हमारे यहाँ बहुत करप्शन है। और जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक इदारा ठीक करना है, सबसे पहले आपको जो है करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए और कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वर्क एथिक्स में काम होना चाहिए कि आपका जो कोई, फॉर एग्जांपल मैं जब वहाँ काम करता हूँ तो मुझे कभी उन्होंने इस बात में इंटरफेयर नहीं किया कि मैं 8 से 5 के बाद मैं क्या करूँगा, 8 से 5 के बाद कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कभी कोई कॉल नहीं। मैं अभी पाकिस्तान में हूँ 3 हफ्ते की छुट्टी पे, उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया हुआ एक एक्स्ट्रा वर्क के लिए और एक फोन दिया। वो मेरी बॉस ने मुझे, जब मैं आ रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि ये मैं साथ लेके जाऊँ, उन्होंने कहा नहीं इसको यहीं छोड़ के जाओ। तो मैं वो चीजें, दोनों लैपटॉप और फोन जो है वो लॉकर में बंद करके आया हूँ। तो कहने का मकसद ये कि आपका लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा कि आपने जो पाकिस्तानी फिल्में हैं उनकी जर्मनी में रिलीज की कोशिशें भी की हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आइडिया तो आपका अच्छा था कि फिल्म के थ्रू ही जो हमारा कल्चर है उसको हम वहां पर प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये आपने जो सवाल देसी मीडिया जर्मनी के नाम से जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उसमें शारिक जावेद का मैं नाम लूंगा स्पेसिफिकली, तो उनके साथ हम ये सारा वॉलंटरली कर रहे हैं। शारिक जावेद ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, मैं उनके साथ मिलकर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो हमने किया यूँ कि आज से जब मौला जट आई तो हमने उसको वहाँ रिलीज किया और हमने उसको बड़ी ज़्यादा हाउसफुल गए और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो उसके पीछे मकसद ये था कि आपकी, जिस तरह हम अगर अपने नेबरिंग कंट्री को देखते हैं इंडिया को, तो उनकी फॉर एग्जाम्पल अभी शाहरुख खान की मूवी आ रही है और 3 हफ्ते पहले जैसे इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन हुई है तो वहाँ भी बुकिंग जर्मनी में भी ओपन होगी। और जब मैं लास्ट टाइम यूँ कोई बॉलीवुड मूवी देखने गया था तो मैंने देखा था कि हाफ ऑल सिर्फ जर्मन से भरा हुआ था, इवन तो उनको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन नीचे वो सबटाइटल्स में जर्मन पढ़ रहे थे। तो उससे ये होता है कि जब आप अपने कल्चर को यूँ प्रमोट करते हो और अपनी फॉर एग्जाम्पल फिल्म को यूँ प्रमोट करते हो तो आपकी कंट्री में रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यही चीज़ हमने करने की कोशिश की थी मौला जट के साथ, जिसमें हमें बड़ी सक्सेस मिली। फिर जो मेरे टीममेट है शारिक जावेद, उन्होंने एक और हम फिल्म प्रोड्यूस करने की कोशिश की हमने, जिसका नाम था मनी बैक गारंटी, लेकिन उसमें हमें क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, उसमें लॉस भी हुआ। अभी हम वॉलंटरली कर रहे थे, जो पीछे जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो बेसिकली वो भी एक इंडिया से उनका लिंक है। तो मैंने फिर एडवाइस की कि नेक्स्ट टाइम आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म रिलीज करनी है तो एटलीस्ट इस आपने ये इंश्योर करना है कि उसका बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है जिस तरह मौला जट की थी, ताकि नेक्स्ट, क्योंकि बेसिकली अगर लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस होगा और जब उनको लॉस होगा, क्योंकि हम तो बीइंग वॉलंटियर एक कोशिश कर रहे हैं। तो फहद ये बताइएगा कि फिर आपने मूवी के हवाले से भी काम कर लिया, पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए जर्मन रेलवे में भी आप अपनी ख्वाहिश से, अपनी खुशी से काम करते हुए नजर आए। मजीद किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं और आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? इसके अलावा जो जिस तरह मैंने पर्सनल कैपेसिटी में मेरा अपना ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें मेरी कोशिश होती है इंग्लिश में वहाँ की ट्रैवलिंग दिखाई जाए, वहाँ के एक स्टूडेंट की लाइफ दिखाई जाए, जो मैं स्टूडेंट जब था तो वर्क में आ गया तो जो वर्किंग उसकी लाइफ है वो दिखाई जाए। उसके अलावा जिस तरह मैंने बताया देसी मीडिया जर्मनी ये हमारा एक चैनल है जिसकी मकसद ये है कि हमारे जो यहाँ के आर्ट्स है, कल्चर है, म्यूजिक है, उसको वहाँ प्रमोट किया जाए, जिस तरह उसको वहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए। जो इंडियन कम्युनिटी है, जो उर्दू बोलती है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी है, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके अलावा हमारी कोशिश है कि
हम एक सिंगर से यहाँ इन टच हैं जिनका हम कोशिश करें कि वहाँ उनका कॉन्सर्ट अरेंज कराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बड़े इवेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ इवेंट कराती है, उसको हम कोशिश करते हैं कवर करें ताकि वो मोटिवेट हो। उसके अलावा पर्सनल कैपेसिटी में मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो मैंने एक इवेंट कराया था, वहाँ पे हम इवेंट्स कराते थे हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और उसका मुझे फायदा ये हुआ था कि एक जर्मन दोस्त मेरा पाकिस्तान आया था, वो पाकिस्तान आके पूरा 3 महीने रहा था, नॉर्थ के एक जगह गया था और नॉर्थ की उसने मुझे इवन 2 साल पहले जब PSL लाहौर फर्स्ट टाइम जीता था तो उसने वो स्टेडियम में गया हुआ था फाइनल देखने, तो उसकी वजह से ही हमें लगता है कि वो लाहौर कलंदर्स लकी हो के वो टूर्नामेंट जीत गई थी। तो एक मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि वो एक इवेंट के थ्रू मैंने जर्मन आम बंदे को मोटिवेट किया कि वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान के एक्सपीरियंस करे, बड़ा खुश किया और वो वहाँ जाके बाकी लोगों को बता रहा है। जैसे वो बाकी लोगों को बताएगा तो और लोग पाकिस्तान आएंगे और हमारा टूरिज्म चलेगा। और ये हम सारे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी मैं जब मैं जाऊँगा जर्मनी ऑफिस तो मैं अभी मिठाई लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे हमारी जो ऑफिस है उसमें क्रिसमस पार्टी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी कोई चीज़ खानी है, तो मैं यहाँ से स्पेशल मिठाई लेके जा रहा हूँ कि उनको जाके खिलाऊंगा ताकि एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट करूँ कि हमारे यहाँ मिठाई नहीं खानी पाकिस्तान तुम लोगों को जाना पड़ेगा, ये तो मैं आ रहा हूँ तो लेके आ रहा हूँ। तो हम छोटे छोटे स्केल पे वॉलंटियरली हम सारे जो जैसी वीडियो जर्मनी की टीम है हम सारे ये करते रहते हैं। मैं खुद अपनी कैपेसिटी में ये करता रहता हूँ और मकसद इसका ये है कि ये छोटे छोटे हम जो फॉरेन कम्युनिटी ये काम करेगी, तो स्नोबॉल इफेक्ट में एक जर्मन है, कल को वो जब बाकी से बात करेगा, अच्छी हमारे मुल्क के बारे में बातें करेगा तो और आएंगे। जिस तरह अभी 2-3 मेरे दोस्त हैं जो आना चाहते हैं, यूँ आपका मुल्क का इमेज अच्छा होगा, आपकी एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट होगा, आपकी मम्मी की जो कंट्रीब्यूशन होगी। इटली जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहाद इमाम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद हमारा ये सेगमेंट है स्पेशली आप लोगों की हेल्थ के हवाले से। सिर्फ आप ही की नहीं, हमने अपने भी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने प्यारों की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो हमने ब्रेक में सब पूछ लिया हुआ है। हाँ, लेकिन अब आप लोगों को भी तो बताना है ना, आपके साथ भी डिस्कस करना है। और आज का टॉपिक है हमारा ड्राई फ्रूट्स, जो कि विंटर्स का डेफिनेटली एक बहुत अच्छा और बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा ये तोहफा है अल्लाह ताला का। कुछ जायका भी होते हैं, कुछ सेहत बख्श भी होते हैं, और ये कि मुख्तलिफ टाइप्स में हमारे पास मौजूद होते हैं। और जब भी हम लोग सीजन विंटर की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि रोजमर्रा की बुनियाद पर तो आपको नजर आते हैं, लेकिन आप इग्नोर करके निकल जाते हैं, या कभी आप खरीदते हैं तो कभी नहीं खरीदते हैं। हाँ, एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिस पर आप लोगों का फोकस बहुत ज्यादा होता है, वो है मूंगफली। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स इग्नोर भी हो जाते हैं। बिल्कुल इग्नोर मेरा ख्याल है प्राइस की वजह से भी हो रहे हैं, जो प्राइसेस जहां पर जा चुकी हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि कुछ मेरा ख्याल तो यही है कि कुछ गलत कॉन्सेप्ट हैं, कुछ मिथ्स हैं कि ड्राई फ्रूट आपने सिर्फ सर्दियों में ही खाना है, ये गर्म होते हैं, आप गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। तो इसी पर हम बात करेंगे, माहिर ग़िज़ाइयत से हम जानेंगे कि ये जो मिथ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कितना गलत है या कितना सही है। नवाल गिलानी ने हमें ज्वाइन किया। नवाल, वेलकम टू द शो, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा यही पहले आप पॉइंट क्लियर कर दें, क्योंकि हमारा सारा फोकस ही सर्दियों में है कि ड्राई फ्रूट जितना भी खाना है सर्दियों में खाना है। गर्मियों में खाएंगे तो लोग कहते हैं कि फिर उन्हें एक्नी जैसे मसाइल या दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में भी एक्नी हो जाती है, सर्दियों में भी एक्नी हो जाती है। और सबसे जरूरी हमें सर्दियों में इसलिए होता है ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हमारी वाटर इनटेक कम हो जाती है, हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, बिकॉज हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, हम लोग स्क्यूज हो जाते हैं। और इसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्या होता है कि आपकी जो वाटर इनटेक है वो नॉर्मल रहती है, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस रहते हैं। एंड मूंगफली की अगर हम बात करें तो मूंगफली एक तो आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी, एक अगर तो आपको मसल काम्स हैं तो उनको भी वो ठीक करेगी, और उसके अलावा वो उनमें फैट्स अमाउंट्स होंगे एंड फाइबर होगा। अच्छा, ये बताइएगा नवाल, ड्राई फ्रूट्स को खाने का जो एक बेहतर टाइम है वो क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है रात का जब खाना खा लिया आपने, कंबल में बैठ गए, तब आप मूंगफली भी खा रहे हैं, चिलगोजे भी खा रहे हैं, और अखरोट भी चल रहे हैं, हाँ, और ड्राई फ्रूट के साथ साथ ग्रीन टी चल रही है। तो ये सूटेबल टाइम है या दिन के किसी वक्त में खाना ज्यादा बेहतर है? इसकी भी डिफरेंट टाइमिंग्स है। एक तो होती है दोपहर की 12 to 2 और शाम की 3 to 5। ये है बेस्ट रॉ ड्राई फ्रूट्स खाने का। ठीक है। इसके अलावा अगर आप शेक में डाल रहे हैं तो आप कोशिश करें, अगर आप फॉर एग्जांपल जिम जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जिम जाने से पहले पी लें। ठीक है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को देना चाह रहे हैं पाउडर फॉर्म में बना के, वो वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताचियो, कैश्यू, इसको इकट्ठा करके हम एक पाउडर फॉर्म बनाते हैं। उसके अलावा उसको हम देते हैं, सेरेलैक में दे दें, आप योगर्ट में दे दें। तो आप कोशिश करें कि नाश्ते के टाइम पे दे दें, या आप दे दें दोपहर के टाइम नहीं, आप 11-12 बजे के करीब दे दें। दिस इज द बेस्ट एज अ स्नैक। ठीक हो गया। अच्छा, तो
किंग ऑफ ड्राई फ्रूट कौन सा है? किंग ऑफ ये बड़ी बहस चलती रहती है। कोई कहता है कि अंजीर के बहुत फायदे हैं, कोई कहता है मूंगफली के बहुत फायदे हैं। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं फायदा वो किस ड्राई फ्रूट में है? ऑलमंड्स नंबर 1 पे आएगा एंड नंबर 2 पे वॉलनट्स आ जाएगा। बादाम और अखरोट अंजीर दूर दूर तक कहीं इनके आसपास नहीं है। अंजीर आप 3rd नंबर पे कर दें। अच्छा 3rd नंबर पे। एक्चुअली ये सारे आते टर्न वाइज ही हैं। ठीक है। और फिर तरीकेकार की बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि पाउडर की फॉर्म में है, कुछ लोग फिर डिफरेंट किस्म की पिन्नियां बना लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, ठीक है। तो रॉ फॉर्म में खाएं उसका ज्यादा फायदा है। और मॉडरेशन वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ, ये जरूरी है कि हम लोगों को ना बहुत ज्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है। ठीक है। तो कोशिश करें अगर आप रॉ फॉर्म में खा रहे हैं ना, तो आप अपने हाथ में मतलब आपको जितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप 2 रेजन्स ले रहे हैं, आप 2 आलमंड्स ले रहे हैं, आप उसमें 1 वॉलनट है, उसको हम अगर 1 वॉलनट्स को तोड़ेंगे तो उसमें से काफी पीसेस निकल आते हैं। तो दैट इज इनफ फॉर द वन टाइम। और इस तरह हाँ, मैं भी हमारे यहाँ तो हम बोतल खोलते हैं, अगर मूंगफली रखी हुई उसमें जब तक वो आधी नहीं हो जाएगी तो हम तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। वो दिस इज द एक्सेस, तो हमने एक्सेस अच्छा, वैसे एक्सेस के क्या नुकसान आप क्या समझती है, क्या नुकसान है फिर उसका? इसमें फिर ये होगा कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो एक लेवल से राइज कर जाएगा। तो जब वो पिगमेंटेशन वाले मामला तो ऑटोमेटिकली जनरेट डायबिटिक की तरफ आप जाते हैं, फिर आप ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। तो इस तरह दिल के जो अमराज हैं उनकी तरफ, दिल के अमराज आपके खराब होते हैं। ठीक है। अच्छा, किशमिश है, जैसे जरिश्क है, ये भी ड्राई फ्रूट्स की ही किस्में हैं। इनके क्या फायदे हैं? और जैसे हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि रात को अगर अंजीर को भिगो कर रख लिया जाए, किशमिश को भिगो कर रख लिया जाए, उसके फिर स्टेन करके उसके पानी को पी लिया जाए, या उनको खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, तो डाइजेशन फिर बेहतर रहता है। हाँ, इससे एक तो डाइजेशन बेहतर रहती है, और दूसरी अगर हम बात करें मसल क्रैम्प्स, जिनको मसल क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और उसके बाद अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो और बेस्ट है, स्पेशली विजन एंड स्किन के लिए भी। अगर आपको वो पिगमेंटेड स्किन है तो आपकी वो होगी, लेकिन वो तब होगी ठीक है अब आप रेगुलर यूज करेंगे। अच्छा, और उसमें कौन सा ड्राई फ्रूट बेहतर रहेगा अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो? वेट लॉस के लिए, हाँ, वेट लॉस के लिए ऑलमंड्स, ठीक है, उसके अलावा वॉलनट्स, उसके अलावा पिस्ताचियो। ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्हीं तमाम चीजों को जब हम मिल्क शेक में ऐड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर फायदा बढ़ जाता है, या फिर हम क्या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है? नहीं, वो बढ़ भी जाता है फायदा, वो बिल्कुल सही होता है। उसमें फिर आप मिल्क की अमाउंट भी आ जाती है, और मिल्क तो वैसे भी होल न्यूट्रिएंट है। ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई वेट गेन करना चाहता है तो इट्स बेटर कि वो मिल्क शेक को कंज्यूम करें। अच्छा, एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले मैंने एक और जो मैं चाह रही थी, हाँ, मैं जब ऑलरेडी मैं प्लान करके बैठी हुई थी, क्योंकि ये जो सवाल है ना जो अगला होगा वो हमारे प्रोड्यूसर साहब की फरमाइश पर है। तो सवाल ये है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर आपने कोई ड्राई फ्रूट खा लिया तो छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा वो कहते हैं पानी नहीं पीना, खांसी हो जाएगी, खांसी लग जाएगी। तो ये वाकई ऐसा है कि ड्राई फ्रूट के ऊपर अगर आप पानी पीते हैं तो आपको खुश खांसी हो जाती है? एक्चुअली बात है कि हम कुछ भी खाएंगे और हम डायरेक्टली पानी पी लेंगे तो हमें खांसी या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अवॉइड करें कि आप जब ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो 3 to 4 मिनट्स आप वेट कर लें, उसके बाद आप पी लें। अगर 3 से 4 मिनट तो कर ही लेंगे। अब वो वाला सवाल कर लेते हैं। अच्छा, चिलगोज़ों की हम बात करने लगे हैं बड़े अदब और एहतराम से, जितने वो महंगे हो चुके हैं। तो जितने वो महंगे हैं उनका उतना फायदा भी है? उनका फायदा जरूर है। अच्छा, लेकिन अगर वो महंगे हैं तो जाहिर सी बात है हर को किसी को तोहफा दें, देखिए उसकी मुस्कुराहट, फायदा ही फायदा। मैं तो ब्रेक में कह रहा था जरा आपको कि लेकर आए और छिले हुए लेकर आए ताकि उन्हें पता लगे। तकरीबन 20,000 रुपए किलो हैं छिले हुए चिलगोज़े। जी, तो मुझे लगता है शादियों का सीजन है, सलामी में आप चिलगोज़े दें आजकल। बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। को बूस्ट अप करते हैं और आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं मूंगफली बड़ी अंडररेटेड है, तो उसके कितने ज्यादा फायदे हैं? क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हैं वो मूंगफली में है। हाँ, वो मूंगफली में है, इसीलिए वो ज्यादा खाई जाती है, क्योंकि उससे उसके अंदर मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वो लोअर डाउन करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है जो हमारी भूख है ना उसको भी फुल करता है, मतलब कि उसके बाद हमें भूख नहीं लगती। पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती मूंगफली के बाद। हम तो खाना खाने के बाद, मतलब एक रुझान है ना पंजाबियों का या लाहौरियों का, तो मैं भी आम इंसानों की लाहौरी आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तो वो तो भाई अच्छा। और जो आपने कहा ना कि कुछ
दाने ले लें आप बादाम के, इसके उसके, भाई मूंगफली में तो एक में से 3 नहीं गलते तो कहेगी खा के बैठ जाए। हाँ नहीं मूंगफली की नहीं, मैंने उसमें बात की थी, ज्यादा खा सकते हैं, मूंगफली ज्यादा खा सकते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे हम ये तमाम ड्राई फ्रूट्स, आप वाली तो क्वांटिटी मुझे समझ में नहीं आती, वो तो बहुत ज्यादा कम है, तो डेली हम खा सकते हैं। हाँ डेली आप खा सकते हैं। अगर आप रॉ फॉर्म में वो 3-4 इकट्ठे करके खा रहे हैं तो वो एक टाइम पे ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मूंगफली है तो अगर आप सुबह भी खाना चाह रहे हैं रात को भी, तो आप कोशिश करेंगे क्वांटिटी थोड़ी कम, एक छोटी प्लेट होती है, ठीक है, वो ले लें, सुबह ले लें, शाम ले लें। सुबह भी खाना चाह रहे हैं, दोपहर भी अगर खाना चाह रहे हैं, लालची हैं। अच्छा, अगर ये जब ब्लड प्रेशर के इशू होते हैं, लाइक मेरी वालदा को भी ब्लड प्रेशर के काफी इश्यूज रहते हैं, खाने चाहिए और कौन-कौन से नहीं खाने चाहिए? हाँ, और जो डायबिटिक लोग हैं ये क्योंकि बड़ी कॉमन डिजीज है ना ये लोगों में अब, तो इसलिए मुझे ये बताएं कि ये कौन से फल ड्राई फ्रूट्स है जिससे वो थोड़ा सा एहतियात ही करें तो बेहतर है? ड्राई फ्रूट से एहतियात कर सकते हैं डेट से, रेजन से, उसके अलावा हाँ बस, बाकी ये तो डायबिटिक वाले हो गए ना, ये डायबिटिक। और हाई ब्लड प्रेशर वाले? हाई ब्लड प्रेशर वाले भी पीनट्स, कैश्यू और अच्छा, खास तौर पे वो देखता हूँ मैं जो सॉल्टेड अब लोग खाना शुरू कर चुके हैं, जैसे हम कैश्यू नट की भी बात करते हैं तो लोगों की कोशिश है वो हम सॉल्ट वाले खाएं, हम पिस्ता भी खा रहे हैं तो वो ज्यादा सॉल्ट वाला लोग खा रहे हैं, तो उनके लिए फिर ब्लड प्रेशर का इशू, हाँ उनके लिए अगर इशू नहीं है तो इशू हो जाएगा, तो वो उनको अवॉइड करना है। और ये जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इसका कोई एडवांटेजेस है, बस एनी फैशन है, या इट्स फैशन, क्योंकि मेरा ख्याल है फिर हम एक कुदरती चीज को एक प्रोसेस में ला रहे हैं, उसको हम खराब कर रहे हैं, जैसे हम उसको जबरदस्ती सॉल्टेड बना रहे हैं। हार्ट हेल्थ इसमें बहुत ज्यादा होती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद तो फिर मेरे ख्याल खजूरें बच जाती हैं, और खजूरों की भी फिर टाइप्स आ जाती हैं। हम अजवा की अगर बात करते हैं, अजवा को बहुत ज्यादा मबरूम है, बिल्कुल ऐसी है, बहुत से ऐसे नाम हैं, कलमी हैं, तो खजूरें तो हर किस्म की फिर मेरे ख्याल बेहतर रहती हैं। हाँ वो बेहतर रहती है, लेकिन उसमें आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके शुगर लेवल के हाई होने के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी मील के बाद ले लें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ खाया होगा, तो फिर जब आप उसके बाद कंज्यूम करेंगे तो वो आप कम ही ऑब्वियसली कंज्यूम करेंगे। चलिए लास्ट मिनट क्विकली मुझे बता दीजिए, सबसे ज्यादा जिसे नजरअंदाज करते हैं छुआरा, इसका क्या फायदा है? छुआरे का बल्कि सबसे ज्यादा फायदा है आपके विजन में, आपकी आईसाइट इंक्रीज में। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया नवाल गिलानी, माहिर ग़िज़ाइयत, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। उम्मीद करते हैं तमाम जो हमने बातें की हैं ड्राई फ्रूट से रिलेटेड ये आपके भी काम आएंगी, लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, हमारे क्लिप को भी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, और मैंने तो वैसे ही कह दिया शादियों का सीजन है तो कोशिश करें डब्बे में जो है ना चिलगोज़े छिले में पैक करके जरूर दें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।